चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभव और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी ई, भी और स्मॉल आर तीनों में संबंध। और आज का जो ये टॉपिक है आपका, वो परीक्षा में मैक्सिमम बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो है सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभव एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आज का यही टॉपिक है। और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से, टर्मिनल विभव को और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर, यानी ई, भी और स्मॉल आर में क्या संबंध होगा, इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम एक सेल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह एक सेल है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और ये पूरा जो है क्या है? सेल है। ये पूरा जो है वो क्या है? सेल है, ध्यान रखिएगा। ये एक सेल है, ठीक। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है ई, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, ठीक है। इस सेल को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से क्या किया हमने? जोड़ दिया। भाई, इस सेल की पावर को यदि आप जानना चाहते हैं तो सेल को सर्किट से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया? सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल को और इस नेगेटिव टर्मिनल को एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, उससे लाकर इसको हमने जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर कोई भी उपकरण आप जोड़ सकते हैं, बल्ब जोड़ सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, कुछ भी जो सेल से चले, उस उपकरण को हम यहाँ पर क्या किए? जोड़ दिए। उसी उपकरण का प्रतिरोध क्या है? आर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब सेल में धारा बहेगी, सेल जब इसको ऊर्जा देगा तो परिपथ में धारा बहेगी, तो कितनी धारा बहेगी उस धारा को मापने के लिए इस परिपथ में हम एक ओमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओमीटर, जो धारा को मापता है कि सेल धारा प्रवाहित कर रहा है तो कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहा है, वो कौन मापेगा? ओमीटर। और इस प्रतिरोध जो यहाँ पर आपने उपकरण लगाया है, अगर इसके वोल्टेज को मापना है, अगर इसके वोल्टेज को मापना है तो इसके दोनों टर्मिनल, दोनों सिरों के बीच में आप चाहो तो एक वोल्ट मीटर लगा दो। क्या लगा दो? वोल्ट मीटर भी। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? इस प्रतिरोध का क्या मापेगा? विभव। क्या मापेगा? विभव।
तो विभव मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है और धारा मापने के लिए ओमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि अगर किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो ओमीटर। ठीक, ओमीटर को धारा मापने के लिए परिपथ में किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो वो है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में ओमीटर को जोड़ा जाता है। क्यों श्रेणी क्रम में, रीजन क्या है, तो अगर मान लीजिए ये तार है और इस तार से धारा जा रही है, ठीक, तो अगर इस तार के बीच में कहीं आपने ओमीटर लगाया तो जितनी धार इस तार से जाएगी वो सब ओमीटर से होके जाएगी, तभी तो ओमीटर सही मान बताएगा कितना एम्पीयर बह रहा है। लेकिन अगर कहीं उस ओमीटर को इस तार से समांतर क्रम में यहाँ कहीं जोड़ दिए तो कुछ धारा इस तार से निकल जाएगी और कुछ धारा ओमीटर से होके जाएगी, तो क्या ओमीटर सही धारा बताएगा? नहीं बता पाएगा। इसलिए ओमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि वो धारा के सही मान को बता सके, या संपूर्ण धारा ओमीटर से होकर जाए, तभी संपूर्ण धारा का सही मान ओमीटर बताएगा। और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसा ही हुआ है, ओमीटर को देखिए तार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यही एक तार यहाँ से जो धारा जाएगी सब धारा ओमीटर से होकर जाएगी, तो ओमीटर सभी धारा का मान कैलकुलेट कर लेगा। ठीक, लेकिन अगर सोचिए कि अगर हम यहाँ से एक तार लेते, यहाँ से एक तार लेते और यहाँ ओमीटर लगा देते तो धारा ऐसे यहाँ तक आता, कुछ ही धारा इधर जाता, कुछ धारा ऐसे चला जाता। तो जो धारा ऐसे जाता उसको ओमीटर कैसे मापता? उसको नहीं माप पाता ना। जो धारा इस तार से जाएगा ओमीटर से होकर उसी को न केवल मापेगा। हाँ, तो ओमीटर हमेशा इस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में, ताकि उस तार से जितनी धारा जाए सब ओमीटर से होकर गुजरे। अगर इस तरह जोड़ देंगे ना तो यहाँ आने के बाद जो धारा इधर से जाएगा उसी को केवल ओमीटर मापेगा, जो धारा वही तार पकड़ के चला जाएगा उसको कहाँ माप पाएगा, तो वो ओमीटर गलत रीडिंग आपको देगा। ठीक है, तो ओमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाकर रखा जाता है और वोल्टमीटर हमेशा इस तरह समांतर क्रम में रखा जाता है। ये क्लियर रहिएगा। तो हमने क्या किया, एक सेल लिया, एक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ठीक है, इस सेल को धारा ओमीटर A और वोल्टमीटर B की सहायता से वाहक प्रतिरोध R से हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, अब सेल जब यहाँ से ऊर्जा देगा, धारा प्रवाहित करेगा, तो सेल संपूर्ण परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित करेगा, और जब सेल संपूर्ण परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित करेगा तो वोल्टेज E है कि V है। अगर सेल संपूर्ण परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए या आवेश को प्रवाहित करने के लिए जब ऊर्जा देगा तो वह ऊर्जा E कहलाएगी या V कहलाएगी? E कहलाएगी। ठीक है, और जब केवल बाह्य परिपथ की बात करेंगे तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगी? V कहलाएगी। ये तो क्लियर हो गया था कल। चलिए अब देखिए कैसे संबंध आता है इसमें। पहले लिखेंगे माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल, देखिए विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है बी बा बल, पेपर में भी लिख देता है बी बा बल। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा विद्युत वाहक बल। तो माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक क्या प्रतिरोध स्मॉल r ओम है। ठीक है, हमने एक सेल मान लिया जिसका विद्युत वाहक बल क्या है
ई बोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है। सेल को ओमीटर ए और वोल्ट मीटर भी की सहायता से वह प्रतिरोध आर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर ओम है। सेल को अमीटर ए और वोल्टमीटर बी की सहायता से बाह्य प्रतिरोध से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। सेल संपूर्ण परिपथ में क्या कर रहा है, आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर रहा है। तो जब धारा को संपूर्ण परिपथ में सेल प्रवाहित करेगा तो सेल क्या करेगा, ऊर्जा देगा, तभी तो धारा बहेगी। तो सेल जो ऊर्जा देगा वो ऊर्जा सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो देखिए सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, आई एम्पियर की धारा संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, संपूर्ण का मतलब जो सेल के बाहर का परिपथ है और जो सेल के अंदर का परिपथ है, दोनों परिपथ की बात कर रहा है। तो दी गई ऊर्जा उसको लिखेंगे W संपूर्ण। W संपूर्ण क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो संपूर्ण परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा है। W क्या है, ऊर्जा है, और संपूर्ण का मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो परिपथ है उसकी बात कर रहा है। उस संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा बराबर होगा, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, VIT, यही होता है ना। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, VIT, यही संपूर्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का क्या है, सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर भी यूज होगा या ई यूज होगा, क्या यूज होगा, भी या ई, हाँ ई यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण जो ऊर्जा दी जा रही है वो संपूर्ण परिपथ के लिए दी जा रही है। तो यहाँ भी के जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इतनी जूल ऊर्जा। सेल जो है संपूर्ण परिपथ में धारा आई को प्रवाहित करने के लिए इतनी ऊर्जा देगा। ठीक है, अब देखिए इस ऊर्जा का कुछ भाग जो होगा सेल के बाहर के परिपथ में व्यय होगा और इसी ऊर्जा का कुछ भाग जो होगा सेल के अंदर के परिपथ में प्रवाहित होने में व्यय होगा। मान लो सेल 10 जूल ऊर्जा दे दिया संपूर्ण परिपथ के लिए, तो 10 जूल ऊर्जा का कुछ भाग बाहर के परिपथ में खर्च होगा और कुछ भाग अंदर वाले परिपथ के खर्च होगा। सही है, तो सेल इतना ऊर्जा दिया है, ध्यान रखना। बाह्य प्रतिरोध आर के कारण
कारण व्यय ऊर्जा। बाहर जो प्रतिरोध R है वो भी तो ऊर्जा व्यय करेगा, तो जो ऊर्जा सेल इतना दिया है इसी का कुछ भाग वो बाहर व्यय करेगा, तो बाहर जो ऊर्जा व्यय होगी उसको लिखेंगे W बाहर, और ये बराबर हो जाएगा VIT। समझ में आई बात? ये बाहर ऊर्जा खर्च हो रही है, और बाहर जब ऊर्जा खर्च होती है तो E इस्तेमाल होता है या भी, तो VIT हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R के कारण जो ऊर्जा व्यय होगी वो ऊर्जा होगी VIT, और संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी वो होगी EI। इस EIT का कुछ भाग बाहर खर्च हो रहा है VIT के रूप में। ठीक है, अब कुछ भाग बचा, तो जो भाग बचा वो कहाँ खर्च होगा? सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर भी परिपथ है। ठीक है, अब देखना सेल के आंतरिक प्रतिरोध R के कारण सेल के अंदर व्यय ऊर्जा। समझ में आई बात? सेल के अंदर भी प्रतिरोध है तो सेल के अंदर भी ऊर्जा व्यय होगी, तो सेल के अंदर जो ऊर्जा व्यय होगी उसको लिखेंगे W आंतरिक। आंतरिक के किसके लिए आया है? सेल के अंदर के परिपथ के लिए आया है, ध्यान रखना। और ये बराबर होगा V डैश I इंटू T। अच्छा, यहाँ V डैश लगाया गया है। V डैश क्यों लगाया गया है? क्योंकि सेल के अंदर जो ये प्रतिरोध है ना, इस प्रतिरोध का जो विभव होगा, ठीक है, उसको हमने क्या माना है? V डैश। क्या माना है? और सेल के बाहर जो प्रतिरोध है उसका वोल्टेज हमने क्या माना? V, तो VIT हो गया। और सेल के अंदर जो प्रतिरोध है उसका वोल्टेज हमने क्या मान लिया? V डैश। ठीक है, इस V डैश का मान क्या होगा? चूंकि V डैश बराबर होगा I इंटू स्मॉल r। ओम का नियम यही कहता है, V बराबर I इंटू r, यही कहता है ना। तो सेल के अंदर प्रतिरोध स्मॉल r है, तो ओम के नियम के अनुसार V डैश बराबर होगा I इंटू r। ठीक है, इतना विभव जो होगा इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण, इतना विभव सेल क्या करेगा? नुकसान करेगा। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये V डैश I इंटू r का मान जब यहाँ पर आप रखिएगा तो देखिए W आंतरिक जो आएगा, W आंतरिक का मतलब समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा, ये मान यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा I इंटू R इंटू I। ऐसे होगा, I 2 बार है, आप लिख सकते हो I स्क्वायर R इंटू T, सॉरी ये लिख सकते हो। इसका मान हो गया ये W आंतरिक का, यानी जो सेल के अंदर ऊर्जा व्यय होगी उसका मान हो जाएगा I स्क्वायर R T, और सेल के बाहर जो ऊर्जा व्यय होगी VI, और सेल संपूर्ण ऊर्जा जो दिया हो गया EI। समझ में आ गई बात? सेल ने संपूर्ण परिपथ में I एम्पीयर धारा को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दिया उस ऊर्जा का मान है EIT। उस ऊर्जा का कुछ भाग बाहर जो प्रतिरोध है उसमें व्यय हो रहा है, उसमें भी धारा बहेगी ना, तो प्रतिरोध है तो ऊर्जा का तो लॉस करेगा ही करेगा। तो इस बाह्य प्रतिरोध के कारण बाहर जो ऊर्जा व्यय हुई वो हो गई VI। सेल के अंदर भी प्रतिरोध है स्मॉल r, तो ये वाला केवल ये वाली लाइन। चलिए देखिए, इसको आगे गुणा करके लिख ले रहे हैं हम पहले। हो गया I स्क्वायर R इंटू
टी। ये हो गया था समीकरण टी। हमने कहा सेल के बाहर प्रतिरोध है तो बाहर ऊर्जा व्यय हुई तो वी आई टी, सेल के अंदर प्रतिरोध है तो अंदर जो ऊर्जा व्यय हुई वो कितना निकल के आई, आई स्क्वायर आर टी। ठीक, सेल ने कुल ऊर्जा कितना दिया, ई आई टी, उसका एक भाग खर्च हो गया किस रूप में, और जो बचा वो किस रूप में, सही है। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा तो इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि यही दो भाग में खर्च हुआ है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों समीकरण को जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, W संपूर्ण बराबर W वार प्लस W, यही होगा ना, बोलो। इन दोनों समीकरणों का योग पहले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने आपको 10 रुपया दिया, चाहे आपके पिताजी ने आपको 10 रुपया दिया, कहाँ ले जाओ, बाहर खर्च कर देना और घर के अंदर खर्च कर देना। तो बाहर आपने खर्च कर दिया 8 रुपया और घर के अंदर खर्च कर दिया 2 रुपया, तो दोनों जोड़ने पे 10 हो रहा है नहीं हो रहा, वही चीज है। सेल इतनी ऊर्जा दिया, उस ऊर्जा का इतना भाग बाहर खर्च हो गया और इतना भाग उसके अंदर खर्च हो गया। तो इन दोनों खर्च वाले ऊर्जा को जोड़ेंगे तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब W संपूर्ण का जो मान है वो यहां रख दो, ई आई, और W वाह का जो मान है वी आई प्लस, और W आंतरिक का मान है, सही है। इसमें I और T सब में दिख रहा होगा, I और T देखो ध्यान से, है ना, I T, इसमें भी I T है तो कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा भी, और यहाँ एक I चला गया तो एक I बचा, भाई I स्क्वायर है तो एक निकल गया तो एक बचा, और स्मॉल I तो T बाहर हो गया। अब देखो इस आई टी से ये आई टी, तो बचा क्या, E बराबर भी प्लस आई इंटू आर। ठीक है, अच्छा यहां तक दिखा ना। चलिए अब देखिए E बराबर क्या बचा, भी प्लस आई इंटू आर, ये हो गया संबंध, ई भी और स्मॉल आर में संबंध हो गया। अगर आपसे प्रश्न आता है कि सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभव और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए, तो ये समीकरण है। यहां से ध्यान रखो बच्चा, इधर देखो, यहां देखो, अगर हम भी निकालें तो आई आर को इधर भेजना पड़ेगा, तो ई माइनस आई इंटू आर हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें आई निकालना है, धारा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, देखो, चूंकि भी बराबर होता है आई इंटू, ये होता है भी के जगह आई इंटू आर क्या करोगे, रख दो। ठीक, तो हो जाएगा ई माइनस आई इंटू स्मॉल, स्मॉल आई आर को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर ई, आई कॉमन ले लोगे हो जाएगा कैपिटल आर प्लस बराबर, तो आई बराबर क्या मिला, ई बटा कैपिटल आर प्लस, तो देखो इस सूत्र से किसी भी परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। ये सूत्र बता क्या रहा है, देखिए, ई परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, स्मॉल आर और कैपिटल आर यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, यानी अगर इसको हिंदी में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, धारा बराबर परिपथ का कुल क्या
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटा, और ये क्या है, परिपथ का कुल क्या, प्रतिरोध। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना तो ये सूत्र इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इस सूत्र का हिंदी याद रख लीजिएगा, अगर ये याद है तब भी ठीक है, नहीं तो ये याद रखिएगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये किसी भी परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। ठीक है, समझ में आ गई सभी को? तो पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभव और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध अगर पूछेगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जोड़ेगा, और वो न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूलाओं पे सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज ये नहीं है, अगर समझ में आ गया होगा तो भूलेगा भी नहीं। एक सेल लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए, सेल को धारा मापी ओमीटर और वोल्टमीटर भी से क्या करिए, जोड़ दीजिए। किससे? वाहक प्रतिरोध आर से। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, बिना इसके आप हल नहीं करना। ठीक है, आप जब ऐसे जोड़ेंगे तो सेल संपूर्ण परिपथ में धारा आई को प्रवाहित करने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा देगा, तभी तो संपूर्ण परिपथ में धारा बहेगी। तो सेल जो ऊर्जा देगा उस ऊर्जा का मान क्या होगा, VIT, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो VIT है। क्या है? VIT है। यहाँ पर संपूर्ण परिपथ की जब बात होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल काम करता है, इसलिए E के जगह V के जगह क्या लिख देंगे, E। समझ आई बात? बाहर प्रतिरोध लगा है R, तो ये प्रतिरोध भी ऊर्जा को क्या करेगा, खर्च करेगा। तो बाहर जो ऊर्जा खर्च होगी वो कितनी होगी, और सेल के अंदर भी प्रतिरोध है तो सेल के अंदर भी ऊर्जा खर्च होगी, तो सेल के अंदर जो ऊर्जा खर्च होगी वो हो जाएगी I²RT। इन दोनों का योग सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, IT कॉमन लेके काट देंगे, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से V का मान निकालेंगे तो E - I/R होगा। ठीक, ये संबंध हो गया यहाँ तक। लेकिन अगर धारा निकालना हो तब V का मान I/R रख करके I का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र से धारा निकल जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर सेल पूरे परिपथ में धारा को प्रवाहित कर रहा है, तो V, E और R में संबंध ये आया है। सोचिए, अगर सेल को हम ऊर्जा दें, इसी परिपथ के द्वारा सेल को अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं, तब ये संबंध में क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा, बस चिन्ह क्या आ जाएगा, धन का। अगर सेल ऊर्जा दे रही है तो ये निगेटिव होगा, और सेल को ऊर्जा दी जा रही है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर डालिए। हेलो यार, ठीक है ना?